वन अधिकार अधिनियम क्या है? हाल ही में जनजातीय मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने भारत सरकार के अंतर्गत जो हैं उन्होंने एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। उस संयुक्त पत्र में भारत के वनों में रहने वाली जो जनजातियां और इसके अलावा जो बाकी वनों में रहने वाली जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एथनिक डाइवर्सिटीज़ के लोग हैं, उनको जंगल में रहने पर, क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, उन्होंने जंगल का संरक्षण भी किया है और भारत की जो एक प्राचीन जनजातीय सभ्यता है उसका भी संरक्षण वो करते हुए आए हैं। तो उनको कुछ विशेष अधिकार देने के लिए भारत के जनजातीय मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने आपस में एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके तहत उन आदिवासियों और परंपरागत वनवासी जो जनजाति हैं उनके उनके अधिकारों का और ज़्यादा संरक्षण किया गया है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या है आखिर ये नियम। फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं और इसका पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। 2006 में ये नियम जो है अधिनियम आया था। 2008 में इसको संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद इसको सरकार ने नोटिफाई किया भारत के गजट में और उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये नियम लागू हो गया। और पिछले साल से 2019 में जब धारा 370 का जो है वो उसको स्क्रैप कर दिया भारत सरकार ने, तो पिछले साल 2020 में अब जम्मू कश्मीर में भी ये नियम लागू है। समय समय पर इसकी सूचना भी आती रहती है। भारत के अलग अलग राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में, झारखंड में, जहाँ पर भी अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड यानी कि अधिसूचित जो आपकी जनजातियाँ हैं भारत सरकार की लिस्ट के अनुसार, उनको स्पेशल राइट्स जो हैं वो इन नियमों के तहत दिए गए हैं। क्या ये राइट्स हैं, हम बहुत जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार कट ऑफ डेट जो है इसका है 13 दिसंबर 2005, यानी कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार मिला है। आप जानते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो भी हैं अलग अलग 1972 है या वन्य प्राणी अधिनियम 1986 है, इन सब के तहत भारत में पेड़ काटना या वन्य जीवों का शिकार करना वो मना है। लेकिन जनजाति, क्योंकि ये जंगल के ही स्रोतों पर निर्भर होते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए और एक विशेष प्रकार की जीवन यापन शैली को ये जीते हैं, भारत के जो प्राचीन एक हम कह सकते परंपरा है जनजातियों की उसको ये निभाते हैं, तो इनको कुछ स्पेशल जो है अधिकार दिए गए, कुछ छूट दी गई। क्या? तो क्योंकि इनको आजीविका का अधिकार मिला है तो ये जो है वो अपने जीवन यापन के लिए शिकार भी कर सकते हैं, पेड़ भी काट सकते हैं, पेड़ काट करके वहाँ पर कृषि भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अनुसूचित जनजाति होना आवश्यक है। क्या है वह? इनको आजीविका का अधिकार मिला है। और दूसरी ओर कानून की धारा 2 अणा यानी कि 2H के अनुसार अन्य परंपरागत वन निवासी को अधिकार के लिए जो कि पहले से इस नियम के आने से पहले से 13 दिसंबर 2005 से पहले से उस वन क्षेत्र पर काबिज रहे हों और उनकी 3 पीढ़ियां वहां रही हों और एक पीढ़ी के लिए जो मिनिमम ईयर्स ऑफ लिविंग माने गए हैं वो 25 साल माने गए हैं, उसका साक्ष्य उनको प्रस्तुत करना होगा। अगर ये कंडीशन पूरी करते हैं वो लोग तो उनको अधिसूचित अनुसूचित जनजाति माना जाएगा और इन वन अधिकार नियम के तहत उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। दोस्तों, हमारे संविधान में भी भारत में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस तरीके का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो कुछ मुख्य अनुच्छेद मैं यहाँ पर आपके सामने स्लाइड पर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 15 यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 जो है राइट टू इक्वलिटी, वो उसमें जनजातियों को भी कवर करता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि
विशेष औपबंद जो किए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनुच्छेद 16 के तहत जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वो भी इसीलिए दिया गया है क्योंकि अपने एक विशेष जीवन यापन के तौर तरीके की वजह से जो मॉडर्न पढ़ाई लिखाई है उससे वो लोग वंचित रहते हैं। तो वही बराबरी करने के लिए अनुच्छेद 16 में रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब स्पेशली अगर आप देखें अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित, यानी कि सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं लाती रहेगी। देखिए अनुच्छेद 46 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक आते हैं, तो उसमें आर्टिकल 46 में है ये, ठीक है। तो समय समय पर सरकार ऐसी योजनाएं ला सकती है, उसको आर्टिकल 19 का या आर्टिकल 15 या 16 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सेवाओं और पदों के दावों से संबंधित है, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनको अलग से प्रमोशन में या फिर और किसी व्यवस्था के दौरान अगर अलग से कोई रिलैक्सेशन देना है तो इस वर्ग के लिए वो रिलैक्सेशन रहेगा। उसके अलावा आर्टिकल 33(8)A है जो कि आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों इस लेक्चर में आप जो है आपने देखा कि किस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अलग अलग तरह से समय समय पर सरकार और अलग अलग व्यवस्थाएं अपना काम करती हैं। थैंक यू।